हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो व्हाट्सएप पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी सादिक भाई ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कुछ अजीब सी है। वो क्या था, भूत प्रेत जिन या कोई आत्मा, आज तक समझ नहीं पाया। बात अभी पिछले हफ्ते की ही है। असल में मेरी आदत है कि अगर रात में सोते समय मेरी आँख खुल जाती है तो मैं धीरे से उठकर रसोई घर में जाता हूँ। कभी फ्रिज खोलकर देखता हूँ तो कभी कुछ दूसरी चीज़ें ढूंढता हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, चाहे कुछ नमकीन हो या मिठाई। कुछ नहीं तो बिस्कुट ही सही। तो पिछले हफ्ते मेरी आँख खुली। मेरे अंदाजे से समय करीब 3 बजे का था। मेरी पत्नी के खर्राटों की आवाज़ से पूरा मेरा कमरा गूंज रहा था। कमरे में एयर कंडीशनर इंडिकेटर का प्रकाश इतना था कि लाइट जलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर आया और अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा बंद करके रसोई घर में पहुंचा। रसोई में भी हल्की सी रोशनी बाहर से आ रही थी। सोसाइटी की लाइट की वजह से वो थी। मैंने बिना लाइट जलाए ही रसोई में नीचे रखी टोकरी से एक आम उठाया, जो मैं उसी शाम को बाजार से लेकर आया था। आम बनारसी था। उठाते ही आम की बहुत अच्छी खुशबू मेरी भूख को और ज़्यादा बढ़ा दी। आम लेकर मैंने सिंक में उसे अच्छे से धोया। जैसे ही मैंने उसका ऊपरी हिस्सा दबाकर उसका चिप निकाल कर अपने मुंह तक ला ही रहा था, तभी अचानक एक ज़ोरदार चटाक की आवाज़ मेरे बाएं कान के पास हुई। साथ ही मेरा बायां गाल एकदम से झंझना उठा। मुझे कुछ सेकंड बाद एहसास हुआ कि किसी ने मेरे गाल पर बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। इस सब झमेले में मेरे हाथ से आम छूटकर सिंक में गिर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इसी अधेड़ बूंद में मैंने एक हाथ से अपना गाल सहलाते हुए लाइट जलाई, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। और तो और सिंक में गिरा आम भी वहाँ नहीं था। अचानक मुझे तेज़ डर का एहसास हुआ। मैं दौड़कर वॉशरूम गया। लाइट जलाकर शीशे में अपने गालों को देखा। पूरे गाल पर जैसे किसी गोल चीज़ से गरम करके दाग किसी ने दे दिया हो, ऐसा निशान बना हुआ था। साथ ही तेज़ झंझनाहट भी गाल पर हो रही थी। मैंने डरते हुए बदहवासी में पत्नी को तेज़ी से आवाज़ दी। वो भी अचानक से चौंक कर उठी और मेरी ओर अजीब से शक्ल बनाकर देखने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मैंने डरते डरते उसे सब कुछ सुनाया। उसने पूरे घर की सारी लाइट ऑन कर दी और एक एक कोने में झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम पूरी रात नहीं सो पाए। सुबह होते ही सबसे पहला काम हमने उन बचे हुए आमों को फेंकने का किया। उसी दिन पुजारी जी को बुलाकर ग्रह सिद्धि यज्ञ भी करवाया। अब कोई है जो मुझे बताएगा कि ये सब क्या था। वहम तो नहीं था, क्योंकि मेरे गाल का निशान 3 दिन तक रहा और झंझनाहट तो अब भी उसकी मेरे दांतों तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे ये बताया कि वो ज़रूर एक जिन ही होगा, क्योंकि जिन्नात को मीठी चीज़ें और खुशबू वाली मीठी चीज़ बहुत पसंद होती है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अंजलि जी की है। इन्होंने पहले भी अपनी ही कॉलोनी की एक कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी ही ये दूसरी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, ना ही तो मैंने कभी इन्हें देखा है। और जिन चीज़ों को नहीं देखा करते
उन पर विश्वास करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। आज दोस्तों जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ ये मेरी ही कॉलोनी की है और इसमें से अधिकतर लोगों को भूत प्रेत सच में दिखाई दिए थे। ये घटना काफ़ी पुरानी है। सोसाइटी में एक बाबा जी रहते थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनका होशो हवास में पैर को काटा गया था, जो मेरे भाई की मदद से संभव हो पाया था। ये बाबा जो कि हमारी कॉलोनी में रहते थे, पैर कटने के बाद हमेशा व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे या फिर बिस्तर पर लेटे रहते थे और ऐसी स्थिति में उनकी जो पत्नी थी, हम उन्हें दादी कहते थे, वो उनकी सेवा करती थी। 2 साल तक दादी जी ने उनकी बहुत सेवा की। उसके बाद ब्लड कैंसर से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में बाबा जी की सेवा करने के लिए उनकी बहू और बेटे ने मिलकर एक नौकर रख दिया था। उनके 3 बेटे और 3 बहू थे। अब दोस्तों कितना भी करो, नौकर नौकर होता है। दिन में तो सबकी निगाहों के सामने उन्हें रहना पड़ता था। इस वजह से वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उन्हें खिलाना पिलाना, टॉयलेट बाथरूम ले जाना, उन्हें टहलाना सब करता था। थोड़ी सी भूल हो जाती थी तो सभी लोग उस पर टूट पड़ते थे। लेकिन रात में अक्सर वो सो जाता तो बाबा जी की आवाज़ पूरी रात ज़ोर ज़ोर से कॉलोनी में गूंजती। कभी वो ज़ोर से चिल्लाते कि नरेश पानी पिला दे, कभी बोलते कि बाथरूम लेके चल, लेकिन कोई घर का भी सुनता नहीं था। जहाँ तक हमें लगता है शायद घर के भी सभी लोग लापरवाही करते थे। ऐसे ही झेल झेल कर 3 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। उनके बेटे और बहू तीनों ने जब सुना कि मौत के बाद और ऐसे मौके पर ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है या उन्हें दान देना पड़ता है, तो उनका कहना ये था कि ये पुजारी लोगों का सिर्फ ढोंग है, लोगों को लूटने के लिए। कभी शादी के बहाने, कभी ऐसे त्यौहार के बहाने, कभी मरने के बहाने। खैर बाबा जी के मरने के बाद जब मोहल्ले के सभी लोगों ने जोर देकर कहा कि आप लोगों को ये करना ही होगा, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और अगर वो आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो आपके परिवार को आगे नहीं बढ़ने देगा। तभी वो बहुओं ने कहा कि जो जीते जी हमें कुछ नहीं दे सका, वो मरने के बाद हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सभी लोगों ने उनके घर जाकर मजबूर किया। तो 13वीं में उन लोगों ने कुछ पुजारियों को खाना खिला दिया। उन्हें दक्षिणा या फिर जो बर्तन भी देते हैं कुछ नहीं दिया। उस समय तो मैं वहाँ नहीं थी, मैं अपने ससुराल में थी, इसीलिए लोगों का आगे की बात सुनकर मैं खुद चौंक गई। उसी रात बाबा जी अपने परिवार के सपने में आए, ये उन लोगों का कहना था। फिर दूसरी रात बाबा जी की ज़ोरदार आवाज़ पूरे मोहल्ले में, यानी कि हमारी कॉलोनी में जितने घर थे वो सब के सब घरों में उनकी आवाज़ गूंजने लगी। और वो कह रहे थे कि गिरीश, इतनी मैंने गिलास से प्लेट और सब कुछ लाया, वो सब का क्या किया। दोबारा से उनकी आवाज़ कुछ अजीब सी चेंज होती और लोगों को सुनाई देती, मैंने इतनी थालियाँ, इतनी कटोरियाँ लाया था, क्या वो सब तुमने रख लिया। ये आवाज़ें उस घर से करीब 15-16 दिन तक रोज़ाना रात में आते रही। पूरे कॉलोनी के लोग सपरिवार रात भर ये आवाज़ सुन पाते थे। बाबा जी के तीनों बेटे, बहुओं और बच्चों की हालत ख़राब थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले और उनके घर में तहलका मचा हुआ था। फिर उन लोगों ने दोबारा से लोगों से पूछ कर बहुत सारे पुजारी को बुलवाया, हलवाई से खाना बनवा कर और पुजारियों को दक्षिणा और सबको थाली, कटोरी, गिलास दे दिया। उस रात से सभी लोग चैन से सो पाए। उसके बाद कभी किसी भी प्रकार की ऐसी आवाज़ें किसी ने नहीं सुनी। इस घटना का जिक्र उस कॉलोनी के सभी लोग करते हैं, खुद के घर के लोग भी अक्सर करते हैं। इन बातों में मैं सुनकर एक बात से हमेशा हैरान हो जाती हूँ, क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं थी और 1-2 लोग नहीं बल्कि 50 लोगों ने यही बात कही। और दोस्तों, झूठ कभी भी एक जैसा नहीं रहता। सभी लोगों के मुंह से मैंने सुना तो सभी लोगों की यही कहानी थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है
ये कुछ अजीब सी है। ये कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों का दिन था। क्रिसमस की छुट्टियां पड़ चुकी थी स्कूल में। उस समय मैं चौथी या पांचवी में रहूँगा। रात को फेवरेट पिक्चर आने वाली थी, जिसे देखने के लिए मम्मी से आज्ञा भी मिल गई, पर इस शर्त पर रात को सोने से पहले मेन गेट का ताला चेक कर लेना एक बार। बड़े ही खुशी के साथ हमने पूरी पिक्चर रात जाकर देख डाली। फिर याद आया कि हमें तो जाकर ताले को एक बार फिर चेक करने का है गेट के। घड़ी में कुछ 12 या 12:30 बज रहे थे। हमारा मेन गेट जो है वो थोड़ा पारदर्शी है, वो अपने डिज़ाइन के कारण। तो हम ताला देखने गए और जैसे ही पलटे ऐसा महसूस हुआ कुछ हमारे पीछे से गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने की सड़क से कोई लेडीज़ पूरी सफ़ेद साड़ी में जा रही थी, और वो जिस तरह से सड़क से जा रही थी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो चल रही है, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर धीरे धीरे पैर में बंधे चक्कों की तरह जा रही है। उस वक्त थोड़ी धुंध भी थी, जिससे यही प्रतीत हो रहा था। ये नज़ारा देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चेहरा पसीने से भर गया। बस हनुमान जी का नाम लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ा और कंबल से खुद को पूरी तरीके से ढक कर सो गया। सुबह हुई, सारी कहानी मम्मी को बताई तो मम्मी ने बताया कि जहाँ हमारा घर है उससे कुछ दूरी पर कब्रिस्तान था, और मम्मी का ऐसा कहना था कि अब वो कब्रिस्तान पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया था, इस वजह से मुझे कुछ ऐसा दिखा होगा। बस फिर क्या था, मम्मी की बात सुनकर मैंने तो मन बना लिया था कि अब से रोज़ाना पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे और रोज़ाना पूजा पाठ करेंगे। इसके कुछ ही दिन के बाद, लगभग 15 जनवरी की ये बात होगी, कि मैं स्कूल से लौटा और घर पे पता चला कि मम्मी पापा को एक फंक्शन में जाना है। तो मम्मी पापा ने कहा कि हम कल लौटेंगे, तुम तुम्हारी मासी के साथ रहना। मेरी मासी जो कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था, जैसा एक दोस्त होता है। मेरी मासी हमारे घर पर रुकने के लिए आई। हम काफ़ी खुश थे और अगला दिन संडे का भी था। तो मुझे पता था कि रात में मासी के साथ आज हम कोई मूवी भी देख सकते हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर सकते हैं। मैंने मासी से परमिशन ली कि मासी आज रात में हम कोई मूवी देखते हैं। मासी ने कहा कि हाँ देखेंगे। उसके बाद मैंने मासी को पूरी कहानी बताई जो मेरे साथ हुई थी। मासी सुनकर एकदम से चौंक गई। कहने लगी, तू सच बोल रहा है? मैंने कहा हाँ मासी, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हम 3 भाई बहन थे। हमें हॉरर मूवीज़ देखने का या हॉरर कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी थी जो कि मुझसे 3 साल बड़ी थी। वो उस समय शायद 8th स्टैंडर्ड में थी। मासी को हम लोगों ने ज़िद की कि मासी आज भी रात में कोई हॉरर मूवी देखते हैं। मासी ने कहा कि ठीक है। दोस्तों उस समय नया नया CD प्लेयर निकला हुआ था, तो मासी ने जाकर CD लेकर आई कि उस CD प्लेयर में डालकर हम रात में कोई हॉरर मूवी देखेंगे। रात में हम सब जल्दी जल्दी खाना खाकर 9:30-10 बजे के आसपास वो हॉरर मूवी को लगा चुके थे। हॉरर मूवी भी लगभग 1.5 से 2 घंटे की थी। जैसे ही वो मूवी ख़त्म हुई, मैंने मासी से कहा कि मासी जाकर एक बार गेट देखते हैं, अभी भी शायद हमें वो चुड़ैल या जो भी मैंने देखा था वो दिख जाए। मासी एक बार को मुझे देखी और उसे शायद लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा कि सच कह रहा है तू? मैंने कहा हाँ मासी, चलते तो है। मैं, मेरी मासी और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, हम तीनों ही गेट के पास गए। जैसे ही गेट का ताला हम चेक करने लगे तो हमने देखा इस बार भी वही औरत सफ़ेद साड़ी में वैसे ही हाल में हमारे ही गेट की ओर आ रही थी। हम इतना ज़्यादा डर गए कि मासी की तो चीख निकल गई और हम जल्दी जल्दी भागकर अपने घर में घुसने लगे। लेकिन जो उसने हमें देख चुकी थी वो एकदम से गेट के पास आकर खड़ी हो गई। दोस्तों इसमें से सबसे अच्छी बात ये थी, जब मैंने मेरी मम्मी को ये बात बताई थी, मम्मी ने इस बात को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने पुजारी जी के पास जाकर सारी घटना बताई थी। पुजारी जी ने हमें कुछ धागे दिए थे बांधने के लिए, जो कि मम्मी ने गेट पर भी बांधा हुआ था।
मुझे लगता है कि शायद वो चुड़ैल इसी वजह से हमारे घर के मेन गेट में नहीं घुस पाई। लेकिन हाँ, जब रात में हम सोने के लिए गए तब हमें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई चल रहा है। हमने उठकर जब घर की खिड़की में से बाहर देखा तो हमने पाया कि वही चुड़ैल हमारे घर के आसपास चक्कर लगा रही थी। वो एकदम तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाती, लेकिन जैसे ही हमारी खिड़की के सामने वाला एरिया आता वो एकदम से रुक जाती और बहुत धीमे से आगे बढ़ती। दोस्तों, उसकी बॉडी का कोई मूवमेंट ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ठेले पर खड़ा कर उसे धक्का दिया जा रहा है। इसके बाद रात भर मैं, मासी और मेरी बहन हम तीनों डर डर कर गुजारे। सुबह के 5 बजते ही हमारे घर के बाहर से हमें कुछ आवाज़ आने लगी। जब हम उठकर देखे तो लोग जो हमारे थे आसपास के घर के, या यूँ कहिए कि हमारी कॉलोनी के, वो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला करते थे। हमने फिर खिड़की खोलकर दोबारा से देखा तो कुछ भी नहीं हमें दिखा। लेकिन उसके बाद मेरी मासी कहने लगी कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी। हमने मासी को बहुत समझाया। उसके बाद हमारे मम्मी पापा आए। मासी ने ये सारी बात मम्मी और पापा से कही। मम्मी ने कहा कि मैं जानती थी, इसी वजह से मैंने पुजारी जी का दिया हुआ धागा पहले से ही गेट पर बांध दिया था। दोस्तों, इसके कुछ 4 या 5 दिन के बाद मम्मी हमारे पड़ोस वाली आंटी के घर पर बैठी हुई थी और अचानक से इसी टॉपिक के बारे में बात होने लगी। जब मम्मी उनसे बात कर रही थी तब पड़ोस की आंटी ने भी यही बात बताई। उनके घर में एक लड़का था जो हमसे 2 साल का बड़ा था। वो हमारे घर पर कभी भी आता था खेलने के लिए। उसका नाम करण था और हमारे साथ ही वो कई बार खेलता था। लेकिन पिछले 4-8 दिन से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो हमारे घर पर नहीं आता था और उसी को देखने के लिए मेरी मम्मी उस पड़ोस वाली आंटी के घर पर गई हुई थी। तब उस आंटी से पता चला कि उनका बेटा जो करण है उसके भी साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई। उसका ये कहना था कि अभी कुछ दिन पहले ये रात में टॉयलेट जाने के लिए उठा था और जब ये उठा तो इसे कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल उन लोगों ने कुत्ते को पाला हुआ भी था जो कि गेट पर बंधा हुआ रहता था। फिर उसने बताया कि जब वो कुत्ते की रोने की आवाज़ सुना तो मेरे बेटे को लगा हो सकता है कि हमारा ही कुत्ता रो रहा है या कोई तकलीफ़ में है। तो इसने जाकर गेट खोलकर देखा, इसे सामने वही डायन जाती हुई नज़र आई। मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा हुआ जाती हुई नज़र आई, अगर वो आती हुई नज़र आती या फिर वो इसे देख लेती तो पक्का उसी समय वो तुम्हारे बच्चे को शायद जान से मार देती। मम्मी ने हमारे भी बारे में उन्हें बताया। फिर मम्मी उसी आंटी को लेकर पुजारी जी के पास गई और उनके घर के लिए भी वो धागा और कई सारी चीज़ें लेकर आई। उसके बाद दोस्तों हम उसी घर में लगभग 3 महीना या 4 महीना और रहे। फिर जैसा कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो उनकी जो है हर 2 साल में शिफ्टिंग होती थी। तो उनकी जब पोस्ट शिफ्ट करी गई दूसरी जगह तो हम सभी लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। दोस्तों, उस घटना के बाद हम वहाँ 3-4 महीने तक रहे, लेकिन मेरी मासी दोबारा उस घर में कभी नहीं आई। मासी कहती थी कि मैं उस घर को याद करके ही डरने लगती हूँ। जब हम नए घर में गए तब मासी आई और मासी ने आकर एक बहुत अजीब डरा देने वाली बात बताई। मासी का कहना ये था कि जब वो अपने घर पर चले गई तो उन्होंने उस जगह के बारे में कई सारे लोगों से पूछा, लेकिन कोई जानता नहीं था क्योंकि मासी और हमारा घर काफ़ी दूर भी था। लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर मासी रहती थी। तो जब उन्होंने वहाँ पर पूछताछ की, शुरू में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बाद में उनकी एक फ्रेंड से उन्हें पता चला जो हमसे भी 3 साल पहले वहाँ पर रहा करती थी। दरअसल उसका वहाँ पर कॉलेज था। कॉलेज भी वहाँ से दूर था, लेकिन उस एरिया में घर कम किराए पर मिलता था, इसी वजह से वो वहाँ रहती थी। उसका कहना ये था कि वहाँ पर जब मैं रह रही थी तब मैंने भी एक रात में ऐसा ही कुछ देखा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि हम उस घर में लगभग 2 साल रहे, लेकिन इस घटना से पहले हमने कभी भी कुछ भी नहीं देखा था। समझ में नहीं आता है कि क्या वो चुड़ैल हमें खुद को दिखाना नहीं चाहती थी, या फिर हो सकता है कि पहले कभी हमने देखा हो,
या उसे अपना वहम मानकर हम चुप रह गए हों, लेकिन इतना दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से आज तक मेरे घर वाले, मेरी मासी और हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब भूत प्रेतों पर विश्वास करने लग गए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों ऐसे तो कई लोग हैं जो आप भी जानते होंगे कि दुनिया में रहकर भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करते। भूत प्रेतों का अनुभव ज़रूर हुआ है पर कभी देखा नहीं है। इसके लिए आपको अपना एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात 2004 के आसपास की है। उस समय मैं दिल्ली में रहा करता था। ज्योतिष और तंत्र के क्षेत्र में मैं कुछ स्टडी भी कर रहा था, साथ में जॉब भी करता था। उस समय मेरे पास एक जैन परिवार मिलने आया। दरअसल यूँ कहिए कि हमारा उनसे संपर्क हुआ। काफ़ी भले लोग थे। मेरी आयु उस समय कम थी, इसीलिए वो संकोच करते थे कि मुझको कुछ आता है कि नहीं। जब काफ़ी समय तक मुझको मिलते रहे और जब उनको यकीन हो गया कि मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी एक परेशानी बताई। उनके करीब के रिश्तेदार आगरा में रहते हैं। सन 2000 तक वो पैसे से सक्षम थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर उसके बाद सब खत्म हो गया। घर, व्यापार सब बर्बाद हो गया। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें बड़ी बेटी थी, उसकी उम्र करीब 18 से 19 वर्ष की रही होगी। तो उन्होंने मुझको बताया आजकल वो किराए के मकान में रहते हैं। घर का खर्च भी रिश्तेदार चलाते हैं। पति दूसरों की दुकान में काम करता है। पति का स्वभाव बहुत खराब हो गया। बच्चे को दौरे पड़ते हैं। दौरे में वो अजीब सी हरकतें करता है। घर में भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। ये सुनकर मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा जागा, क्योंकि मुझको समझ आ गया था कि उनके घर परिवार पर कोई बुरा साया है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। पर किस प्रकार की शक्ति है, कैसे उनके संपर्क में आई और क्यों आई, और वो चाहती क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब शायद उनके घर जाकर मिल सकता था। मैं उन लोगों से बोला अगर उनके घर जाना मुझे पड़ेगा और देखना होगा कि समस्या कैसी है, तभी ही शायद मैं इलाज कर पाऊंगा और पता चल पाएगा। जब तक समस्या का कारण ना पता हो तब तक इलाज संभव नहीं होता। फिर संडे मेरी ऑफिस की छुट्टी रहती थी। उस दिन चलना तय हुआ। हम आगरा पहुंचे तो पहले उन्हीं के एक और रिश्तेदार रहते थे, उनके घर ले गए। मुझको वहां पर बिठाया और कुछ नहीं बताया। यही बोला पहले इनके घर चलेंगे, चाय नाश्ता करके फिर उनके घर चलना है। मैंने कहा ठीक है। जब हम उनके घर पहुंचे तो मैंने देखा कि उनके घर में कुछ अजीब सा वातावरण है। घर पुराने समय का था, इसीलिए मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने घर में बैठक में बैठाया, पानी चाय की तैयारी में लग गए। पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझको एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है जो मुझको घूर रहा है, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। धीरे धीरे कमरे में बैठे स्त्री पुरुष सब बात करते हुए बाहर निकल गए। अब मैं कमरे में अकेला था। कमरे का माहौल बदलने लगा। वातावरण भारी हो गया और मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी। मुझको अब तक समझ आ गया था कि इस घर में भी कोई बाधा है और मैंने गलती ये की थी कि मैंने अपना सुरक्षा का इंतज़ाम उस समय नहीं किया था, क्योंकि मुझको जैसा बताया गया था कि हम चाय नाश्ते के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के घर उसके बाद जाएंगे, इसीलिए मैं निश्चिंत था और यही मेरी गलती थी। पर माहौल और ख़राब होता जा रहा था। कुछ घटना होती है उससे पहले अपना सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। कहते हैं कि वो सुरक्षा का खुद पर पहले से एक बहुत ज़बरदस्त तंत्र करके चारों ओर से घेर लेना चाहिए। उसके बाद ही सामने वाले की समस्या का उत्तर जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अब यहाँ पर आया था तो जानना ही था।
घर में मुझे पता चला कि 20 साल पहले 13 साल की एक लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम क अक्षर से शुरू होता है। मुझको जिस कमरे में बिठाया गया था वो उसी का कमरा था, या फिर यूँ कहिए कि उसने उसी कमरे में आत्महत्या की थी। तब तक घर के सभी लोग मेरे पास चाय नाश्ता लेकर आ गए थे। सब लोग मुझको घेर कर बैठ गए। सब उत्सुक इस बात को लेकर थे कि मेरी उम्र कम थी और उनकी तांत्रिकों को लेकर जो धारणा थी वो मेल नहीं खा रही थी। सबके चेहरे पर सवाल साफ नज़र आ रहे थे। उस समय मेरे मन में उलझन चल रही थी कि उनको कैसे पूछूं कि उनके घर में कोई प्रेत बाधा है या किसी ने उनके घर में आत्महत्या की है, क्योंकि जितना मुझे पता चला था मैं उस चीज़ को कंफर्म भी करना चाहता था। और इस बात से एक डर भी था कि लोग ये ना समझे कि मैं उनको पागल बना रहा हूँ। मैं जानता था कि उस समय मैं ये ज्योतिष और तंत्र का कार्य प्रोफेशनल रूप से नहीं कर सकता। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, क्योंकि उनको बिना बताए आना, वो भी जब उनके घर में क्या समस्या है, ये गलत है। मैंने बात करना शुरू किया और पूछा, आपके घर में किसी 13 वर्ष की लड़की ने आत्महत्या की है जिसका नाम क अक्षर से शुरू होता है? ये सुनकर औरतें शांत थीं। चेहरे से साफ लग रहा था उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में, तो शायद वो सच में कुछ नहीं जानती थी। उनके घर के सबसे बड़े व्यक्ति ने बोला, हाँ हुई थी। आप जिस कमरे में बैठे हैं इसी कमरे में की थी। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। घर वाले राजी नहीं थे तो उसने आत्महत्या कर ली। जहर पी लिया था। पूरे कमरे में सन्नाटा। एकदम से लोग सब चुप थे। सब मेरी तरफ ही देख रहे थे कि जो बात घर में रहने वाली औरतों को नहीं मालूम वो मुझको कैसे पता चली। उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। खैर, उसका इलाज, उपाय उनको बताकर हम जिस काम से वहाँ गए थे, यानी आगरा में जिसके घर पर हमें जाना था, हम उनके लिए आगे बढ़ गए। उनके घर के बाहर पहुँचते ही मैं रुक गया, जैसे किसी ने रोका, और मुझसे बोला, तुम वही गलती फिर कर रहे हो जो थोड़ी देर पहले जिस घर से आ रहे उस घर में जाते वक्त की थी। तुरंत मुझको समझ आ गया कि मैंने क्या गलती की थी और मैं क्या गलती करने जा रहा था। सबको घर के अंदर जाने का इशारा किया और मैं वहीं रुका। कुछ क्रियाएं करी और पता किया कि मुझको किसने सचेत किया। पता चला कि ये वही लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी। मैं जैसे ही घर में घुसने को हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कोई शक्ति आकर खड़ी हो गई जो मुझसे अंदर नहीं जाने देना चाहती। पर मैंने अपनी व्यवस्था कर ली थी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर घर के अंदर चला गया। मुझको उन्होंने एक बड़े से कमरे में बैठाया। उस कमरे में एक डबल बेड पड़ता और 2 प्लास्टिक की कुर्सियां भी थी। एक पर मैं बैठा, एक पर जो दिल्ली से आई हुई आंटी थी वो बैठी। बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए थे। पति बेड पर दीवार का सहारा लेकर बैठा हुआ था। बातचीत शुरू हुई। उन्होंने अपनी परेशानी बताना शुरू की। उनको हिम्मत दिया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। तभी मेरी कुर्सी के चारों पाए एक साथ टूट गए और मैं ज़मीन पर गिर गया। सबने उठाया, बेड पर बैठने के लिए मुझसे कहा। तभी बेड पर बिछी चादर ओढ़कर एक तरफा अपने आप गिर गई। सब लोग ये देखकर बहुत डर गए। कुछ तो उनके रिश्तेदार भी थे जो देखकर घर से बाहर भाग गए। फिर मुझको बताया कि उनके घर में एक ऐसी घटना आम बात है। मैंने कहा, ऐसी घटना आम बात है? लोग इसे देखकर डर रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये घटना हमारे लिए कोई नई नहीं, बल्कि ये आम सी घटना है। ऐसी ही घटनाएं हमारे घर में होते रहती है। अभी हमारी ये सब बात चल ही रही थी कि उनकी लड़की को दौरा पड़ा और वो मुझसे कहने लगी, मेरी तरफ देखकर तू बच रहा है, कब तक बचेगा? आज तुझको ख़त्म कर देती हूँ। तुझको वो बचा रहा है। मैं समझ गया
कि वो किस की बात कर रही है। यही उसकी बड़ी गलती थी। मुझको बस उसका फ़ायदा उठाना था। लड़की के सर पर हाथ रखा, कुछ क्रिया करी। लड़की बेहोश हो गई। तभी कमरे से बाहर भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़कर भागा हो। उनके छोटे बच्चे का ध्यान गया कि कमरे में किसी के पैरों की निशान बने हुए थे, जो सीढ़ियां पर से होते हुए छत पर जा रहे। पर छत के गेट पर ताला लगा हुआ था। वो खुलवाया हमने तो पाया कि छत पर भी पैरों के निशान थे। छत पर जाते ही सारा माजरा समझ आ चुका था। उन लोगों को कुछ उपाय बताए और बाद में आने का बोलकर दिल्ली वापस आ गए। उस दिन से उनके घर में शांति हो गई और कुछ दिन बाद जाकर उनका पूरा घर का जितना भी प्रॉब्लम था वो सब का निवारण हो चुका था। अब तक कोई समस्या उस दिन से लेकर आज तक नहीं हुई। दोस्तों, कहते हैं कि ऊपरी बाधा को लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इलाज करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक हो सकती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, अब शुरू करते हैं अगली कहानी। कोरोना से कुछ दिन पहले, यानी जब कोरोना शुरू हुआ था उससे कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे किसी दूर जगह एक मकान में जाकर अकेले रहना पड़ रहा था। उस परिवार में एक शादी के कारण पूरा परिवार दिल्ली चला गया था और हमको उस मकान में अकेले जाकर कुछ दिन रहना पड़ा था। उस परिवार की जो मालकिन थी, तो जब मैं वहाँ पर गया उससे 1-1.5 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उस परिवार के लोगों ने अपनी माताजी के फ़ोटो के सामने हर रोज़ दोपहर और शाम को भोजन का थाली रख देते थे। ये तो कुछ डरावनी सी बात थी। जिस घर में भोजन दिया जाता था उस घर के बगल वाला घर में ही हम रहते थे, या यूँ कहिए कि वो घर आपस में अटैच्ड ही थे। 2 मंजिले का वो मकान था, काफ़ी बड़ा था। उस परिवार को दिल्ली चले जाने के बाद घर की रसोई बनाने वाली 9:15 बजे को आती थी। मेरा और उसका अपना और माताजी के लिए भोजन वगैरह बनाकर माताजी के फ़ोटो के सामने खाना रखकर शाम को 7 बजे के करीब वहाँ से चले जाती थी। उसके बाद पूरा उस बड़ी मकान में एकदम से मानो सन्नाटा छा जाता। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैं अगर किसी से बात करने के लिए फ़ोन भी करता तो आवाज़ गूंज उठी। हम 2 दिन ठीक ठाक रहे। तीसरे दिन वो महिला शाम को अपने घर वापस जाते समय मुझसे पूछने लगी, आपको अकेले रात को इस मकान में रहने से डर नहीं लगता है? हमने कहा कि किस बात का डर? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा चिंतित चेहरे से मुस्कुराते हुए चले गई। मुझे मालूम था वो महिला किस डर की बात कर रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं कौन सा काम करता हूँ। उसी रात को घटना कुछ अजीब सी घटी। हम सोए हुए थे, गहरी नींद में थे। अचानक से किसी आवाज़ से नींद टूटी। घर में एक हल्का सा लाइट जल रही थी, तो मुझे दिखाई दिया कि घर का दरवाज़ा हिल रहा है। मैंने उठा और घर में तेज़ लाइट जला दी। दरवाज़ा हिलना बंद हो गया। मैं इसी लाइन का काम करने वाला हूँ, लौकिक और अलौकिक। मुझे समझ आ गया मामला क्या है। मैंने लाइट बंद किया दोबारा से दरवाज़ा बंद करने के बाद और अपने बिस्तर पर चला गया। नींद तो आ नहीं रही थी और मैं भी कहीं अंदर से कुछ घटना घटने के इंतज़ार में था। मेरे घर के ऊपर जो घर था, मुझे ऐसा लगा कि कोई उस खाली घर में घूम रहा है। मैं बेफिक्र होकर वहीं लेटा रहा और उसके बाद नींद में चला गया। अचानक से फिर नींद टूटी। मुझे पूरा एहसास हुआ कि घर में कोई है। ठंड का ही मौसम था, लेकिन घर के भीतर कुछ अलग सा ठंडापन लग रहा था। जैसा लगा कि ठंडे के समय किसी ने पंखा चला दिया है और झट से एक धुंधला सा चेहरा मेरे सामने मुझे दिखाई दिया। वो कुछ ही सेकंड के लिए था। हम उसे पहचाने तो नहीं, लेकिन एक बूढ़ी औरत जैसा ही कुछ नज़र आ रहा था। शायद उस मकान की मालकिन का ही वो था, जिनकी मौत हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन
हम भी कहीं थोड़ा सा डर गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। मैंने और रिस्क नहीं लिया, घर की लाइट जला दी और लाइट जलाकर ही सोते रहे। इस तरह से हम कई दिन वहाँ रुके, लेकिन अब 11वें दिन पर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जो एकदम ही चीज़ों से परे था। जब मैं वहाँ पर रात में अपना काम ख़त्म करके सोने के लिए गया, ऐसा लगा जैसा बिस्तर पर मुझसे पहले ही कोई लेटा हुआ है और वो नहीं चाहता कि मैं उसी बिस्तर पर जाकर लेटूं। मैंने दाएं बाएं अपने चारों ओर देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिस्तर पे किसी के होने का एहसास हो रहा था। इसीलिए मैं दूसरे कमरे में गया लेटने। मैंने वहाँ पर भी देखा तो पाया कि वहाँ पर भी यूं ही महसूस हो रहा था कि कोई लेटा हुआ है। मैंने उस घर के सभी कमरे में जाकर खुद को लेटने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था। मैं इतना तो जानता था कि ये जो भी है ये मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगी, परंतु अगर मैंने इन्हें सामने से छेड़ा तो हो सकता है कि बात कुछ बिगड़ जाए। इसीलिए मैं वो रात बाहर निकलकर एक हॉस्टल में जाकर सो गया। उसके 3 दिन के बाद में घर के लोग जो थे वो दोबारा से लौट आए और फिर मैं वहाँ रहने लगा। मैंने उन लोगों को बताया कि क्या आप लोगों को ऐसा महसूस होता है। घर के सभी लोगों का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, लेकिन हाँ, एक लड़की थी उस फैमिली में जिसकी उम्र 19 साल की थी। उसका कहना ये था कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो बूढ़ी औरत है, वो जो उनके रिश्ते में दादी जी लगती थी, वो आज भी उनके घर में रहती है, शायद उनका ख्याल रखने के लिए। मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसी वजह से उन्होंने भी मेरे साथ गलत नहीं किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने होने का मुझे एहसास करवाना चाहती थी। मैंने उसके बाद जितना समय मुझे वहाँ रहना था काम के लिए, मैं वहाँ रहा और फिर दोबारा से अपने घर लौट गया। दोस्तों, इस घटना के बाद मुझे पता चला लगभग 2 साल के बाद कि जिस घर में मैं जाकर रह रहा था उसमें एक सदस्य की मौत हो गई। जब मैंने जाकर पूछा तो मुझे पता चला कि हाँ, उन्हें अटैक आ गया था अचानक। दरअसल वो दादाजी थे। अब ये बात नहीं समझ पाया मैं कि उनकी मौत के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये कहना था कि हार्ट अटैक है, लेकिन मेरा दिल आज भी इस बात को नहीं मानता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा था वो दादाजी तो बिल्कुल अच्छे फिट थे। अब सच्चाई क्या है ये ऊपर वाला जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।